नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज शेड्यूल के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है? फार्माकोलॉजी पढ़ना है। मतलब जो भी लोग फार्मा कर रहे हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं या फिर जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस में भी फार्मा आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई पेशेंट आएगा तो दवाई तो देनी पड़ेगी ना। तो उस कंडीशन में फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा। तो आज जो शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर है वो लेक्चर 7 है। अब 7 लेक्चर है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ कौन कौन सी होती है। इसका मतलब है कि जब आपको उल्टियाँ आती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और उसमें भी फिर क्लासिफिकेशन था। जब उल्टी आएगी और उसमें हम कोई भी मेडिसिन देंगे, उस वाले मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटी एमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। अब उसके अंदर क्लासिफिकेशंस में मैंने आपको समझाया था, बहुत सारे थे, जिसमें डिजीज की वजह से भी उल्टी आती है। उल्टी क्या है या फिर मितली आना क्या है? उल्टी या फिर मितली आना एक सिम्टम है, एक लक्षण है। अब ये जो लक्षण है वो डिजीज की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जो लक्षण है वो आपकी बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई उसकी वजह से भी हो सकता है, टेम्पररी जो कि होती है। या तो ये हो सकता है कि जब आप दवाइयाँ खाते हैं, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो दवाइयों की वजह से भी आपको उल्टियाँ आने लगती है। तो सारे कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले शुरुआत की थी एंटीकोलिनर्जिक से, जिसमें आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। तो उल्टी जब होता है तो ब्रेन जो स्टिमुलेट हो चुका है, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल मिल चुका है कि हाँ अब उल्टी होना है। तो उस चीज़ को बंद करवाने के लिए, यानी कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, साइनेप्सिस होते हैं, बीच में जो स्पेस होता है, हमने उसी को साइनेप्सिस बोला था। अब दो न्यूरॉन है ब्रेन में, इस टाइप का न्यूरॉन होता है। ये कैसा है? स्टार जैसा इसका स्ट्रक्चर है। अब इस टाइप का होता है ना, बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ये छोटा छोटा सा जो गैप होता है, यहाँ पे भी है स्टार, यहाँ पे भी है, अब बीच बीच में गैप है। उसी गैप को हमने क्या बोला था? उसी गैप को हमने बोला था साइनेप्सिस। अब यहाँ पर जो सूचना मिल रही है बॉडी को, ब्रेन को, बॉडी से ब्रेन में सूचना जा रही है और ब्रेन से फिर बॉडी में वो सूचना फिर ट्रांसफर हो रही है। तो जो सूचना यहाँ पे स्थानांतरित हो रही है, चाहे वो बॉडी से ब्रेन में जाए या फिर वो ब्रेन से बॉडी में जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उस कंडीशन में आपको उल्टियाँ हो रही हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ब्रेन में क्या होता है? एक केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है? इस केमिकल की वजह से सूचना स्थानांतरित हो रही है, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं? हम मेडिसिन दे रहे हैं। किस चीज़ की? एलोपैथी की मेडिसिन हम दे रहे हैं ताकि इस चीज़ को रोक सके। उल्टी जो हो रही है, ब्रेन अब समझ चुका है कि आपको उल्टियाँ हो रही है, तो अब क्या करेगा? वो उल्टी करवाएगा आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर जो ब्रेन है उसको रोकने के लिए इस केमिकल जो कि सूचना को ट्रांसफर कर रही है, इस केमिकल को ही रोकना होगा। और इस केमिकल का नाम क्या है? इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है? अब इस केमिकल को रोकने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ देते हैं। अब उसके अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ दवाई ऐसी होती है जो आपको जा करके दुकान पे मिल जाती है। अब सीधा सीधी बोलने से मिल जाएगी, इसका मतलब है उस वाले मेडिसिन को जो कि हाथों हाथ मिल जाता है शॉप पे, उस मेडिसिन को हम ओवर द काउंटर एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको ड्रग्स के नाम समझाए थे और ये भी बताया था कि वो जो मेडिसिन है किस किस प्रॉब्लम में वो मेडिसिन आपको दी जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ होता है। अब वो चीज़ क्या है? वो ये है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होंगी जो आपको दवाई के दुकान पर आपको नहीं मिलेगा, शॉप पे आपको नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी दवाइयाँ होती है? वो जो दवाइयाँ होती है हम उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि डॉक्टर के परमिशन के बिना आपको वो वाली दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि हो सकता है कि शायद आप उसका मिसयूज़ कर जाओ। हो सकता है कि वो जो मेडिसिन है वो बहुत तरह के प्रिकॉशन के साथ दी जानी है, इसीलिए आपको शॉप पर वो मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो उस मेडिसिन में हमें आज ये पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको तो कंप्लीट कर लिया था। हमने ओवर द काउंटर वाले को लेक्चर 6 में ही हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको पढ़ना है कि जो डॉक्टर साहब देते हैं ना दवाई, हमें उसको पढ़ना है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाले एंटीकोलिनर्जिक को, मतलब क्या है? मतलब
ब्रेन के केमिकल को स्टॉप करने के लिए, उल्टियाँ हो रही है, ब्रेन के केमिकल को स्टॉप करने के लिए वो जो दवाइयाँ दी जाती है उसी दवाइयों को हम एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ बोलते हैं। उसमें भी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम ये पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो हमें लिख करके देंगे प्रिकॉशन के साथ वो कौन कौन से मेडिसिन होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एट्रोपिन। अब ये जो दवाइयाँ है ना, जब आँख में प्रॉब्लम हो तो आँख में टॉपिकल एट्रोपिन आता है, मतलब आँख के ऊपर वाले लेयर पे अगर आप उसका जेल लगा देंगे, क्रीम लगा देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए सुन पड़ जाएगा, यानी कि जैसे उसमें कोई हरकतें नहीं होंगी। आपका जो प्यूपिल है जो ब्लैक वाला है वो डायलेट हो जाएगा। आई के स्ट्रक्चर को आपने शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। कोई भी डाउट होता है तो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि आँख के प्यूपिल को कब डायलेट होता है, जब टॉपिकल, जब क्रीम लगाते हैं। टॉपिकल का मतलब होता है कोई अगर स्किन के लेयर के ऊपर आपने कुछ भी जेल या फिर क्रीम टाइप का कुछ भी लगाया है, जैसे कि मूव होता है, जैसे कि बाम होता है, वो सब क्या है, वो सब टॉपिकल है, वो स्किन के ऊपर से लगता है, लेयर के ऊपर से लगता है, सबसे ऊपर वाले लेयर में लग रहा है, तो वो क्या होगा, टॉपिकल होगा। तो यहाँ पर एट्रोपिन दवाइयाँ भी होती है, इंजेक्शन भी होता है, मेडिसिन भी होता है और टॉपिकल भी होता है। तो आँखों के पास अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चेक करना है, सर्जरी करनी है जो कि माइनर हो, उसमें आप टॉपिकल लगा सकते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को सलाइवा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को पॉइजन हो गया है, पॉइजन किस चीज़ से हो गया है, पॉइजन हो जाता है, जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे अंगूर मार्केट में आया हुआ है और पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक जो भी दवाइयाँ हैं जो उस पर छिड़काव की गई थी उस अंगूर पे, और लोगों ने उसको खाया और उनके गले में प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। तो जब गले में जब प्रॉब्लम हो रहा है तो अंगूर में दिक्कत नहीं है, अंगूर में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है, उस कीटनाशक दवाइयों में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से कभी कभी फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। उस कंडीशन में भी एट्रोपिन दिया जाता है। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोल करने के लिए एट्रोपिन दिया जाता है। अब इससे क्या साइड इफेक्ट होगा, इस दवाई का जो साइड इफेक्ट है, हो सकता है कि मुंह सूखे, कॉन्स्टिपेशन हो यानी कि कब्ज हो जाए, ये भी हो सकता है कि हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा स्लो हो जाए, ये भी हो सकता है कि मसल्स जो है वो थोड़े से स्टिफ हो जाए, लेकिन ऐसे मसल्स को ये रिलैक्स कर देती है, ठीक है। तो हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का मिसयूज़ नहीं करना है, किसी भी दवाई का मिसयूज़ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, तो ये क्या कर रही है, ये दवाइयाँ भी जा करके आपके ब्रेन पे काम करती है, एसिटाइल कोलिन पे काम करती है। इसीलिए मैंने आपको इस दवाई में बताया है कि जो डॉक्टर साहब आपको लिख करके देंगे, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है या फिर आँख के आसपास का कुछ दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, तो आपको एट्रोपिन दिया जा सकता है, चाहे वो जेल वाला हो, क्रीम वाला हो, यानी कि टॉपिकल हो या फिर वो दवाइयों के माध्यम से हो, या फिर वो मतलब टैबलेट हो या फिर वो इंजेक्शन हो। दूसरा क्या है, बेंजोट्रोपिन मेसिलेट। अब ये क्यों दिया जाता है, ये भी जा करके आपके ब्रेन के एसिटाइल कोलिन पे काम करता है। अब जब ब्रेन के एसिटाइल कोलिन पे जब काम कर रहा है, अब क्या कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया भी था, पार्किंसंस डिजीज हो जाता है। अब ये जो डिजीज है वो क्या होता है, अब समझिए बात को। अब क्या कर रहे हैं, जो लोग शराब पीते हैं, पैर रखना होता है राइट वाला, रखते हैं लेफ्ट वाला, तो हम क्या बोलते हैं, टल्ली होकर के घूम रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब इस कंडीशन में अगर सही में किसी को प्रॉब्लम है, उसने कोई भी शराब नहीं पी है, तो क्या हम मानेंगे, हम मानेंगे कि उसको पार्किंसंस डिजीज है, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो सही से चल नहीं पा रहा है। आप उसको 3-4 काम बोल देंगे, वो सही से ऑर्गेनाइज वे में कर नहीं पाएगा। तो इसको मैंने डिटेल से एमएसएन के लेक्चर में, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लेक्चर में समझाया है। और ऐसा नहीं कि नर्सिंग का है तो आप अदर कोर्स कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, सारे कोर्सेज में आपको डिजीज़ पढ़ना है, लेकिन मैंने स्पेशली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्लेलिस्ट में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि उसमें डिजीज़ पढ़ना है। अब क्या होता है कि जब भी किसी को मूवमेंट की समस्या होती है, मतलब चलने फिरने में या फिर कोई काम को ठीक से करने में, सोचने में, समझने में, ऑर्गेनाइज वे में जब कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसी स्थिति को हम पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। और ये वाली मेडिसिन इसी टाइम में दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को दिमाग में प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है, किसी को दिमाग में प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है उसमें जो दवाइयाँ हम देंगे, साइकाइट्रिक ड्रग्स हम देते हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लोरप्रोमाजाइन या फिर हेलोपेरिडोल हम अगर देंगे, तो कभी कभी इन दवाइयों का साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि व्यक्ति का मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है, ठीक है।
जब मूवमेंट गड़बड़ हो गया तो उस कंडीशन में हमको क्या देना है, उस कंडीशन में हमको ये वाली मेडिसिन देनी है। लेकिन 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 ये क्या कर रही है, ये जो मेन काम कर रही है, क्या कर रही है, ब्रेन के एसिटाइल कोलिन पे जाकर के काम करती है, उसको ब्लॉक करती है। और ब्लॉक करने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लॉक करने के बाद आपका जो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट था, है ना, टाइट था, पार्किंसंस डिजीज में मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, उसको ये रिलैक्स कर देती है। अब जब हम चलेंगे तो मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि हमको चलना है। अब जब चल रहे हैं मसल्स एकदम टाइट है तो आपको दर्द महसूस होगा, आपको खिंचावट महसूस होगा, इसीलिए ये मसल्स को रिलैक्स करती है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है इस डिजीज़ में, या फिर जब आप दवाइयाँ लेते हैं जैसे कि हेलोपेरिडोल, तो पसीना आने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में भी पसीना को कम करेगा, सलाइवा का प्रोडक्शन कम कर देगा। पार्किंसंस डिजीज में सलाइवा बहुत बनता है, लार बहुत बनता है, तो क्या होगा, मतलब मुंह से लार गिरेगा बाहर। जब ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सलाइवा के प्रोडक्शन को भी कम कर रहा है। और जैसे आपने देखा होगा किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मसल्स अचानक से अकड़ने लगते हैं, बॉडी अकड़ने लगता है, किसमें होगा, पार्किंसंस डिजीज़ में होगा। ठीक है, पार्किंसंस डिजीज़ में होगा। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो यहाँ पर सिम्टम्स ये वाले हैं। अब मसल स्पाज्म हम उसको बोलते हैं, जो अकड़ने लगता है, आपके मसल्स, आपकी मांसपेशियां अकड़ने लगी है, तो हम क्या देंगे, तो हम देंगे यहाँ पर बेंजोट्रोपिन मेसिलेट देंगे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, कर लिया आपने। अब आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। चलिए, आपने ले लिया। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा है क्लिडिनियम ब्रोमाइड। अब ये क्या कर रही है, अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये जो दवाई है अगर डॉक्टर साहब ने लिख दिया, ये क्या कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, जब भी पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न हो, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत एकदम गैस एकदम बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने कुछ गलत खाया है। लेकिन उस कंडीशन में आपको ये वाली मेडिसिन नहीं दी जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में अल्सर हो जाए, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाए, इंटेस्टाइन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि पाचन की क्रिया काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या देंगे, क्लिडिनियम ब्रोमाइड देंगे। अब ये क्या कर रही है, ये आपको क्रैम्पिंग से बचा रही है, एब्डोमिनल स्टमक पेन से बचा रही है। कैसे बचा रही है, एसिड को कम करके पेट का, और आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को स्लो करके। अगर इंटेस्टाइन का फंक्शन अगर स्लो होगा तो एसिड भी कम बनेगा। और नॉर्मली इसको अकेले नहीं देते हैं, इस दवाई के साथ हमेशा याद रखिए कि कॉमनली जो है वो किसके साथ दी जाती है, क्लोरडियाजेपोक्साइड के साथ दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्मेजिन, ठीक है, नॉर्मेजिन है, इसका एक तरह से ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है लेकिन जेनरिक नेम बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसके साथ ये वाली मेडिसिन दी जाती है, और अकेले लगभग बहुत सारे केसेस में नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ एक दो केस होंगे जिसमें अकेले भी दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपको जानना सिर्फ इतना है कि जब आपके पेट में अकड़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाली मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम अर्जेंसी आ जाता है ना, मतलब बाथरूम उनको कंट्रोल होता ही नहीं, यूरिन पास करना है, बिल्कुल पूरा अर्ज है। अब ड्राइवर को बोल रहे हैं कि आप रोक दो, लेकिन ड्राइवर बोल रहे हैं कि आपने अभी जस्ट 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आपने गाड़ी रुकवाया था, तो आपके लिए हमेशा रुकते रहें क्या। ड्राइवर तो गुस्सा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो आदमी की गलती नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है उसके साथ, वहाँ पर उसका जो ब्लैडर है, यानी कि पेशाब की थैली। अब पेशाब की थैली कहाँ होती है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का लेक्चर आप अटेंड किया कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये आपकी किडनी है, बीच में आपका वेन्स और आर्टरी होता है, ठीक है, ये आपकी पेशाब की थैली होती है, ये आपका पेशाब का रास्ता होता है। तो किडनी क्या कर रही है, किडनी आपकी यूरिन को छानती है। उसके बाद एक पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। उसके बाद इस पाइप से आपका यूरिन, आपका पेशाब आकर के कहाँ पर इकट्ठा होता है, आपका पेशाब आकर के इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको हम हिंदी में बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है। अब यहाँ पर जब
चलिए, ये अब यहाँ पर जब इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे जब ये फिल हो जाएगा, जब ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये वेस्ट है। यूरिन क्या है? यूरिन एक वेस्ट है जिसको बॉडी में नहीं रहना है, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये थोड़ा सा ही फिल हुआ और आपका ब्लैडर अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि इसको इस यूरिन को इसको रखना ही नहीं है। अब यहाँ पर ब्लैडर के साथ तो समस्या है। एक बात आप सुनिए, ब्लैडर के साथ यहाँ पे समस्या इसीलिए है क्योंकि ये जो ब्लैडर है, जब ये यूरिन से पूरा फिल होगा तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी ब्रेन को सिग्नल भेजना है कि हाँ अब मैं बिल्कुल खाली नहीं हूँ, अब मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है, आप तुरंत मुझे खाली करवा दो, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? आपकी ब्लैडर आपके ब्रेन को सिग्नल भेज रही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यूरिन आया नहीं, आपने पानी पिया नहीं कि ये जा करके सिग्नल ब्रेन को भेज दी, जैसे चुगली लगा दी तुरंत में। जैसे आप या फिर कोई और, आपने किसी से बातें शेयर की और वो जाकर के तुरंत में किसी और को बोल दिया या फिर बोल दी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? बात बिगड़ जाती है। यहाँ पर भी बात बिगड़ गई है। अब बात बिगड़ी कैसे है? बात बिगड़ी ऐसे है कि यहाँ पे जो यूरिन है हल्का सा फिल हुआ और ब्रेन को ये सिग्नल भेज रही है, ब्रेन को क्या कर रही है? ब्रेन को सिग्नल भेज रही है। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है कि बिल्कुल मुझे खाली करना है खुद को। अब यहाँ पर ये जो ब्लैडर है क्या है? ये जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, मतलब ओवर काम कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है, जितना काम करना चाहिए उससे एक्सेस कर रही है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है। इस कंडीशन में व्यक्ति का अपने पेशाब पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, पेशाब वो पैंट में भी कर सकता है अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तब, ठीक है। अगर सीवियर कंडीशन हो जाए तो वो पेशाब पैंट में भी कर सकता है, और पेशाब फ्रिक्वेंटली करेगा, मतलब जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में आपने देखा होगा पेशाब जल्दी जल्दी लगता है, तो या फिर किसी व्यक्ति को पेशाब जल्दी जल्दी लगता है, और जब पेशाब लगता है तो एकदम से इतनी तेज़ी से लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है। जब ऐसा केस जब आता है सामने, जब ऐसा केस आता है तो एसिटाइलकोलिन को क्या करना पड़ता है? ब्लॉक करना पड़ता है। तो उस केस में डेरिफेनासिन या फिर ऑक्सीब्यूटिन ब्यूटिनिन या फिर सोलिफेनासिन, ये तीनों मेडिसिन हम देंगे, किस लिए? ताकि ओवर एक्टिव जो ब्लैडर है वो अब शांत हो जाए। दवाइयाँ देने के बाद क्या होगा? दवाई आएगा और इसको बोलेगा कि शांत हो जाओ भाई, अब मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल अब तुमको चुगली करने नहीं दूंगा, चाहे तुम कितने भी सिग्नल्स भेजो मैं सिग्नल्स को कट कर दूंगा। कौन सी मेडिसिन? ये तीनों मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होता है उसके बाद बहुत से व्यक्ति को उल्टियाँ आती है, बहुत से व्यक्ति को मितली आते रहता है, खाना खाने के बाद उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस केस में हमें क्या देना है? स्कोपोलेमिन, स्कोपोलेमाइन भी बोल सकते हैं आप, या सोपोलेमाइन भी आप बोल सकते हैं, अगर सी आप साइलेंट लगा करके बोलते हैं, आपके उच्चारण पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब ही यही है कि ऑपरेशन के बाद, प्री ऑपरेटिव का मतलब है ऑपरेशन से पहले, लेकिन पोस्ट का मतलब है बाद में, जब नॉजिया यानी कि जब मितली आ रही है या फिर उल्टियाँ हो रही है या फिर मोशन सिकनेस, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो और तब आपको बस में, कार में बिल्कुल उल्टी आने लगती है। मोशन सिकनेस का मतलब ही वही होता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आप कर रहे हैं, आपको उल्टियाँ आती ही आती हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन सिकनेस बोलेंगे। जब ऐसा कंडीशन होता है तो उस केस में स्कोपोलेमाइन हम दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट को क्या देंगे? स्कोपोलेमाइन देंगे। उसके अलावा किसी को COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, इसका मतलब लंग्स की ये प्रॉब्लम है, और ये क्या है मैंने समझाया है, एस्थमा है। अब एस्थमा में क्या होता है? एस्थमा है पेशेंट को, इसका मतलब है कि लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में जो ब्लड वेसल्स है या फिर लंग्स में जो सांस लेने का जो ट्रैकिया है, वो ट्रैकिया बहुत ज़्यादा ही सिकुड़ जाती है, उसको डायलेट करते हैं। क्यों करते हैं? डायलेट का मतलब होता है फैला देते हैं। अब क्यों फैलाते हैं? ताकि सांस ले पाए, ताकि ऑक्सीजन ले पाए। तो ऑक्सीजन के बिना जीवन है क्या? सबको पता है नहीं है। ऑक्सीजन के बिना जीवन तो बिल्कुल नहीं है। तो पेशेंट को सांस आए, जब ऑक्सीजन ही जब नहीं मिलेगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा? पेशेंट को दम घुटेगा। तो उस कंडीशन में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। अब उसमें क्या है? टायोट्रोपियम, ये हम पेशेंट को देंगे ताकि वहाँ पे ब्रोंकोडायलेट कर दे, यानी कि
आपके लंग्स में जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या है कि लंग्स में जो ब्रोंकाई है उसको ये डायलेट कर देता है ताकि हवा जो है वो अच्छे से एक्सचेंज हो सके वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ट्रायोट्रोपियम देना है। अब यहाँ पे भी ये क्या करती है, आपके ब्रेन के एसिटाइल कोलिन पे जाकर के काम करती है। तो ये हमने सीख लिया, ठीक है, ये हमने सीख लिया कि क्या क्या होता है। और पहले वाले, चलिए आपने सेकंड वाला स्क्रीनशॉट लिया था, अब आप थर्ड वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब डॉक्टर साहब जब आपको मेडिसिन देंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, कौन कौन से मेडिसिन होते हैं और किस किस कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन चलेंगे। लेकिन जब ओवर द काउंटर था, जब आप जा करके खुद से ले सकते थे, उसको भी मैंने आपको समझाया है। अब मैं संडे को रोज़ रात के 8 बजे लाइव आऊँगी। आपको अच्छे से तैयार रहना है, क्योंकि आप अपने डाउट्स को वहाँ पे फेस टू फेस या फिर 1 to 1 आप पूछ सकते हैं। फेस टू फेस तो नहीं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकती। 1 to 1 आप पूछ सकते हैं। और पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनके जवाब दे सकूँ। और वो लगभग शायद वेंसडे को है या ट्यूसडे थर्सडे या फिर सैटरडे को मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया है और मैंने आपको बताया भी है। आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं उस पॉडकास्ट में दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप हमेशा बोलते हैं कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिलता है, अब एक साथ इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं कैसे दे पाऊंगी। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आएगा। और संडे को लाइव रात के 8 बजे, ताकि आपके उस समय के डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ऐप पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो। आपको कोई सा टॉपिक आपको नहीं मिलता है, कोई सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, या फिर क्या हो जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वैसे मैसेज से मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने बोला है कि पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर लाइव आकर के मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐप पे सारे लेक्चर्स फ्री है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बीपीटी के छात्रों का, जो कि उनका सेशन जो है वो सितंबर से होता है, तो मई में जून में उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि हल्का सा लेट हो गया था इस साल का शायद सेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं भी पढ़ूंगी और हम दोनों साथ में मिल करके पढ़ेंगे और अपने सपनों के लिए काम करेंगे, आप भी अपने सपनों के लिए काम करेंगे और अच्छे से हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।